हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको चैप्टर 6 ट्रायंगल पढ़ाऊंगी यानी कि त्रिभुज, और उसमें भी 6.1 जो पहली एक्सरसाइज है आज मैं उसको कंप्लीट आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो देखिए इसमें है क्या कि पहला क्वेश्चन देखिए, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। तो पहला है सभी वृत्त होते हैं कैसे, सर्वांग सम या समरूप। अच्छा, उससे पहले ये समझ लीजिए कि सर्वांग सम और समरूप इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ फिल करेंगे। चलिए अलग से एक कॉपी में आपको समझाते हैं हम कि इन सबका मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे कोई दो वृत्त दे रखे हैं इस प्रकार ये, ठीक है, और हम कहें इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इसकी भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, हम ऐसे कह दें। ठीक है, 3 सेंटीमीटर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर है, तो ये सर्वांग सम कहलाएंगे, सर्वांग सम। ठीक है, और जितने भी ये वृत्त होते हैं, ठीक है, अगर वो सर्वांग सम है तो उनको हम समरूप भी बोलते हैं। ठीक है, उनको हम समरूप भी बोल सकते हैं। पहला तो ये पॉइंट हो गया इसका। अच्छा, अगर हम कह दें एक वर्ग है हमारे पास, ये इस तरह का वर्ग है, ठीक है, एक और वर्ग है हमारे पास, दो वर्ग हैं। अगर इसकी भुजा 5 है तो इसकी भुजा भी 5, तो फिर सारी भुजाएं 5 ही होगी क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं इक्वल होती हैं। तो फिर ये भी हमारा सर्वांग सम कहलाएगा, यानी कि अगर भुजाएं इक्वल हैं, ठीक है, अगर भुजाएं इक्वल हैं तो फिर ये हमारा सर्वांग सम कहलाएगा। तो जब ये सर्वांग सम है तो उसको हम समरूप भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन सभी सर्वांग सम समरूप नहीं होते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि सभी सर्वांग सम को हम समरूप नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने सर्वांग सम की बात कर ली। अब समरूप क्या होते हैं, उसकी डिफिनेशन क्या होती है वो देखिए। देखिए, जैसे हमने कोई दो वर्ग ले लिए, एक वर्ग ये हमारा छोटा है और एक वर्ग ये हमारा बड़ा है। अब मान लीजिए अगर इसकी भुजा हमारी 6 है और इसकी है 2, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, तो फिर ये सारी की सारी 2 हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी ना, और यहाँ सारी की सारी 6 हो जाएंगी। ठीक है, तो जब ये वर्ग है, वर्ग में जो एंगल होता है तो आप जानते हैं 90 डिग्री का होता है, यहाँ पर भी फिर 90 डिग्री होगा, तो एंगल दोनों में इक्वल है ना। ठीक है, अब ये जो भुजाएं हैं, तो अगर भुजाओं को हम अनुपात के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे। अगर छोटे भुजा से बड़े भुजा को अनुपात बनाना चाहें, जैसे 2/6, अगर हम इसको इससे अनुपात बनाना चाहें 2/6 लिखेंगे। फिर इसको इससे क्या अनुपात बनाएंगे, इसको भी 2/6, फिर इसको भी इससे बनाएंगे तो भी 2/6, और इसको भी इससे बनाएंगे अनुपात तो 2/6। तो सबका अनुपात इक्वल आना चाहिए। ठीक है, और जो ये एंगल है, एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो जब ऐसी कंडीशन होगी, यानी कि जो एंगल है, ये जो कोण होते हैं, कोण बराबर होने चाहिए और अनुपात भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अनुपात में हो और कोण बराबर हो तो उनको हम उस कंडीशन में समरूप बोल सकते हैं, यानी कि जो ये वर्ग है ये समरूप है। देखिए, इसमें ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अगर 6 है तो ये 6 ही हो, पर इनका अनुपात बराबर होना चाहिए, ये जरूरी होता है, तो फिर ये समरूप कहलाएंगे। अब जैसे ले लीजिए कि एक ट्राइंगल ले लीजिए, जैसे ट्राइंगल है, ठीक है, और एक बड़ा ट्राइंगल ले लीजिए, ये इस प्रकार। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर अगर हमने 5 कह दिया तो फिर अब ये अगर ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु, समबाहु क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, ये और ये सभी बराबर होती हैं, तो समबाहु त्रिभुज हो गया। तो फिर ये भी 5, फिर ये भी 5। अच्छा, ये एक बड़ा त्रिभुज है, इसको हम 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, चलिए 8 ले लिया आपने। तो फिर अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो फिर ये भी 8, ये भी 8। ठीक है, अच्छा, समबाहु त्रिभुज में जो एंगल होते हैं ना, वो एंगल 60 डिग्री के होते हैं, और वो एंगल 60 डिग्री के सही एंगल होते हैं। ठीक है, तो ये भी समरूप त्रिभुज है, दोनों दोनों समरूप त्रिभुज हैं। क्यों है, क्योंकि भाई एंगल जो है वो एंगल तो इक्वल है, और जो भुजाएं हैं ना वो भी अनुपात में ही हैं। जैसे हम कह सकते हैं 5:8, इसके लिए बोल सकते हैं 5:8, या फिर 8:5 ऐसे भी बोल सकते हैं। तो फिर जितनी सभी भुजाएं हैं सभी तो इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये समरूप है। तो आपको समरूप और सर्वांग सम अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसकी एक डिफिनेशन बुक में लिखी रहती है, वो आप डिफिनेशन देख लीजिए, वो याद रखिएगा थोड़ा सा, बुक में देखिए कहाँ पर है। मिनट, ये देखिए, ये डिफिनेशन है इसकी कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समान समरूप होते हैं। ठीक है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला पहला क्या, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, यानी कि जो कोण है, जो एंगल है वो इक्वल होने चाहिए। इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हों। तो जो इनकी भुजाएं होंगी वो एक ही अनुपात में यानी कि समानुपाती होनी चाहिए, जैसे हमने आपको अभी समझाया था। ठीक है, तो जो भुजाएं हैं वो देखिए अनुपात में है, और जो ये
कोण हैं ये हमारे बराबर होने चाहिए। ठीक, तो ये डिफिनेशन है, डिफिनेशन याद रखिएगा। बस इसी से सवाल आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे ये वाले। चलिए अभी आपको सवाल लगा के अब समझाते हैं। देखिए इसमें पहला है कि सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त सर्वांग सम भी होते हैं, समरूप भी होते हैं। तो लेकिन इसमें क्या फिल करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं, समरूप वाला, इस वजह से इसमें समरूप फिल करेंगे। क्योंकि सभी जो वृत्त होते हैं वो सर्वांग सम होते हैं, सर्वांग सम होने के कारण वो समरूप होते हैं। इस वजह से हमारा जो चैप्टर है वो समरूप पर बेस्ड है, इस वजह से इसमें समरूप फिल कर देंगे। तो फिर सभी वर्ग अब इसमें क्या फिल करेंगे, होते हैं, क्या होते हैं, समरूप या सर्वांग सम। तो भाई समरूप इसमें भी फिल कर देंगे, समरूप ही होते हैं। क्यों समरूप होते हैं, क्योंकि वो सर्वांग सम तो होते ही होते हैं, तो फिर इसलिए वो समरूप भी होते हैं। कि हमें तो समरूप वाला चैप्टर पढ़ना है, इसलिए सभी वर्ग समरूप होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो क्या समद्विबाहु या समबाहु, तो समद्विबाहु तो नहीं हो सकते क्योंकि उसमें दो भुजाएं इक्वल होंगी और एक भुजा अलग हो जाएगी। लेकिन समबाहु, समबाहु में सभी भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या भरेंगे, समबाहु। ठीक है, यहाँ पर हम समबाहु भरेंगे, तो ये हमारा जो है समबाहु यहाँ पर फिल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। अब वो डिफिनेशन जो लिखी हुई थी ना, ये डिफिनेशन है क्या, उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो फिर यहाँ पर क्या फिल कर देंगे, बराबर। आपको डिफिनेशन हमने समझाई थी ना, तो वही है, संगत कोण बराबर होने चाहिए। और संगत भुजाएं क्या होने चाहिए, समानुपाती, यानी कि जो उनके अनुपात है वो समान होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या भर देंगे, समानुपाती। ठीक है, समानुपाती होने चाहिए। चलिए अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो भिन्न भिन्न उदाहरण हमें किसके देने हैं, पहला समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृतियों में हम उदाहरण दे सकते हैं, यही एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो वृत्त होते हैं, दो वृत्त समरूप हो सकते हैं, दो वर्ग भी समरूप हो सकते हैं। तो पहला इसका एग्जाम्पल ये दे देंगे कि दो वृत्त समरूप होते हैं, ये दे सकते हैं, होते हैं। और दूसरा क्या है, सेकंड, दो वर्ग समरूप होते हैं, ऐसे लिख देंगे इसमें। ठीक है, तो ये हो गया। अब बोला है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं होती हैं, तो कौन सी आकृतियां समरूप नहीं हो सकती हैं। तो पहले में दे देंगे कि एक वर्ग और एक वृत्त, एक वर्ग और एक वृत्त, तो ये समरूप नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो समरूप नहीं होते हैं, ऐसे लिख देंगे। और दूसरा इसका क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एक त्रिभुज, भाई त्रिभुज ये है, त्रिभुज ऐसे, तो इसको त्रिभुज ऐसे लिख भी देंगे कि एक त्रिभुज और एक वर्ग, ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक त्रिभुज और एक वर्ग, ये क्या है, ये समरूप नहीं होते हैं। तो ऐसे भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दो एग्जाम्पल देने थे, हमने कोई भी दो एग्जाम्पल दे दिए। अब बोला है क्वेश्चन नंबर 3 है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो ये एक चतुर्भुज दिया हुआ है और ये एक वर्ग दिया हुआ है। ठीक है, तो ये समरूप है या नहीं ये बताना है। तो देखिए इसमें जो एंगल बन रहा है, क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। लेकिन इसमें जो एंगल बनेगा, अब ये ऐसे यहाँ थोड़ा सा इस तरह का बना हुआ है, ये थोड़ा सा फैला हुआ बना है, तो यानी कि 90 डिग्री, तो ये ज्यादा एंगल बनेगा, कहीं ना कहीं 90 डिग्री नहीं बनेगा। और ये वाला 90 नहीं बनेगा, उससे कुछ कम बनेगा, 80, क्योंकि थोड़ा सा चिपका हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसके कोण है ना, संगत कोण जो है वो बराबर नहीं है। तो लिख देंगे कि संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है, अतः चतुर्भुज, भाई इसको भी चतुर्भुज बोल सकते हैं, ये एक वर्ग है ना, इसको भी चतुर्भुज बोल सकते हैं। तो अतः चतुर्भुज समरूप नहीं है। ठीक है, और बस ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा।